सत्य प्रकाश के घर में आज ज़्यादा ही चहल पहल थी। घर के सभी लोग आने वाले मेहमानों की आवभगत के लिए इंतजाम में लगे हुए थे। आज सत्य प्रकाश की बड़ी बेटी रजनी के देखने वाले आ रहे थे। सत्य प्रकाश की 4 बेटियां और सबसे छोटा एक बेटा था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाला सत्य प्रकाश अनुसूचित जाति का था और 20 बीघा खेत का मालिक था। गांव के शुरू में ही अपना एक बड़ा सा मकान था जो मिट्टी की दीवारों और छप्पर से बना था। गांव एक नहर के किनारे पर बसा था। गांव तक जाने के लिए कई साल पहले एक पक्का रोड बनाया गया था, परंतु अब केवल पक्की सड़क के अवशेष ही रह गए थे। अभी कुछ दिन पहले ही सत्य प्रकाश शहर गए थे। वहां पर उनके ममेरे भाई चंदर ने रजनी के लिए एक रिश्ता बताया था। अच्छे पैसे वाले खानदानी लोग हैं। 2 लड़के हैं, दोनों ही सरकारी नौकर हैं। बड़ा लड़का विवेक नगर निगम में क्लर्क है और छोटा बेटा सौरभ फौज में है। पिता छोटे लाल एक वकील हैं और शहर के एक मकान भी है। यह सब सुनकर पहले तो सत्य प्रकाश ने सोचा कि ऐसे लोग कहाँ हम जैसे गांव के लोगों के बात करेंगे, पर चंदर के कहने पर वो चंदर के साथ चले गए। वहां जाकर देखा कि मकान बहुत ही आलीशान है। शहर में 3 मंजिला मकान होना बड़ी बात है। लड़का घर पर नहीं था, पर कुछ जगहों पर उसके फोटो टंग रखे थे, जिन्हें देखने पर लगता था कि मानो किसी फिल्म का हीरो हो। छोटे लाल जी दोनों को बिठाकर कुछ देर के लिए अंदर गए तो सत्य प्रकाश ने चंदर के कोहनी मारी और पूछा, क्या यार, ये लोग अपनी बिरादरी के हैं? अरे भैया, कैसी बात कर रहे हो? अपनी जो रामनगर वाली बुआ है उनके रिश्तेदार हैं, चंदर ने कहा। सत्य प्रकाश ने कहा, वो तो हम ठाट बाट देखकर पूछ रहे थे, जब तक छोटे लाल जी के साथ उनकी पत्नी सावित्री ने प्रवेश किया और दोनों आकर सामने सोफे पर बैठ गए। चंदर छोटे लाल जी को सत्य प्रकाश के बारे में पहले से ही बता चुका था। उनके आते ही चंदर ने लपक कर उनके पैर छू लिए और चंदर को ऐसा करते देख सत्य प्रकाश ने भी दोनों के पैर छू लिए। सावित्री ने चंदर से कहा, चंदर, लड़की का फोटो लाए हो? चंदर ने सत्य प्रकाश की तरफ इशारा करते हुए कहा, भैया फोटो दो रजनी बिटिया का। सत्य प्रकाश ने अपनी जेब से एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो निकाला और सावित्री जी की तरफ बढ़ा दिया। सावित्री जी ने फ़ोटो पकड़ तो लिया, पर बोली, फ़ोटो तो थोड़ा बड़ा ले आते। चंदर ने कहा, वो क्या है कि थोड़ा जल्दबाजी में आना हो गया तो इसीलिए बड़ा फ़ोटो नहीं बनवा पाए। सत्य प्रकाश ने कहा, ये फ़ोटो अभी पिछले साल ही बनवाया था, जब बिटिया ने इंटर का फार्म भरा था। सावित्री जी ने सत्य प्रकाश की तरफ एक नज़र डाली और फिर फ़ोटो देखते हुए अपने पति की ओर बढ़ा दिया। छोटे लाल जी ने फ़ोटो को पास रखी टेबल पर रख दिया और सत्य प्रकाश से बोले, देखो भाई सत्य प्रकाश, अगर बच्चों को लड़की फ़ोटो में पसंद आ गई तो फिर हम तुम्हारे घर आकर लड़की को देखेंगे, बाकी बातें चंदर तुम्हें बता ही देगा। इतने में सावित्री देवी बोल पड़ी, देखो भाई, हमारे विवेक के लिए रिश्ते तो बहुत आए हैं, पर हमें चाहिए एक सभ्य और घरेलू लड़की जो हमारे पूरे घर का ध्यान रख सके और जो घर की मान मर्यादा को बढ़ाए। चंदर बता रहा था कि तुम्हारी बेटी सुंदर होने के साथ साथ घर के सारे काम जानती है और कुछ पढ़ी लिखी भी है। जी, इंटर पास है उसने, वो भी प्रथम श्रेणी में। सत्य प्रकाश ने कहा। इतने में छोटे लाल जी बोल पड़े, ठीक है भाई चंदर, अगर हमें आना होगा तो हम तुम्हें फ़ोन पर बता देंगे। चंदर और सत्य प्रकाश दोनों वहां से चले आए। उस दिन से हर रोज़ सत्य प्रकाश चंदर को फ़ोन करके पूछता कि कोई फ़ोन आया क्या। अभी 2 दिन पहले ही चंदर का फ़ोन आया कि छोटे लाल जी अपने परिवार के साथ रजनी को देखने आना चाहते हैं। तब से सत्य प्रकाश ने आसमान सर पर उठा रखा था और मेहमानों के आवभगत की तैयारी जोर शोर से कर रहा था। सत्य प्रकाश ने मेहमानों के स्वागत के लिए तरह तरह की मिठाइयाँ, नमकीन, बिस्किट आदि शहर से मंगवाए। मेहमानों के बैठने के लिए कुर्सियों का प्रबंध प्रधान जी के यहाँ से किया। मेहमानों को कहीं गाय गोबर के महकने लगे, इसीलिए उन्हें कहीं और बंधवा दिया। इतनी सब भागदौड़ और खर्च को देखकर सत्य प्रकाश की पत्नी गौरी ने उसको टोका, सुनो जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्यों, तुम्हें काहे का डर लग रहा है? सत्य प्रकाश ने कहा। गौरी अपना पल्लू संभालते हुए बोली, इतने बड़े लोग हैं, न जाने कैसी शादी करें और दहेज में न जाने क्या क्या मांगे। सत्य प्रकाश हंसता हुआ बोला, अरे तू रही ने गंवार की गंवार,
अरे तू उन लोगों को नहीं जानती, शहर में क्या ठाठ है उनके, उनके पास क्या कमी है जो वो हमसे मांगेंगे। गौरी ने कहा, लेकिन फिर भी बिटिया की शादी है, खाली हाथ तो नहीं भेज सकते, पास पल्ले तो कुछ है नहीं, फिर कैसे निपटेगी शादी। सत्य प्रकाश ने गौरी के हाथ को पकड़ते हुए उसको चरपाई पर बिठाते हुए कहा, अरे तू काहे की चिंता करती है। वो जो श्याम मनोहर है ने अपने खेत के पड़ोस में जिसका खेत है, 1 बीघा खेत के 80,000 देने को कह रहा था। अब बिटिया की शादी में जितने में निपटेगी उतना उसे बेच देंगे। गौरी ने दिल पर हाथ रखते हुए पूछा, तो क्या हमारा सब खेत बिक जाएगा। सत्य प्रकाश ने कहा, अरे नहीं पगली, मान ले 5 बीघा बिक भी गया तो क्या, बस हमारी बिटिया खुश रहे। गौरी की आंखों में आंसू आ गए और वह सत्य प्रकाश के कंधे पर सर रखकर रोने लगी। इतने में रजनी आ जाती है और कहती है, माँ देखो ये सूट कैसा लग रहा है। इतने में उसकी नज़र गौरी की नम आंखों पर पड़ती है तो पूछती है, क्या हुआ माँ। गौरी आंखें पोंछती है और कहती है कि कुछ नहीं। तभी सत्य प्रकाश कहता है, अरे हुआ कैसे कुछ नहीं, तेरी माँ कह रही है कि हमारी बिटिया शहर जाकर कहीं हमें भूल तो नहीं जाएगी, बस तभी रो रही है। रजनी दोनों से लिपट कर कहती है, कोई भला कैसे अपने माँ बाप को भूल सकता है, मैं तो आप दोनों को भी अपने साथ ले जाऊंगी। तभी पीछे से और तीनों बेटियां सोनिया, मीना, रीना और छोटा बेटा सोनू आकर उन तीनों से लिपट जाते हैं और बोलते हैं, हम सब भी चलेंगे, और सभी हंसने लगते हैं। आखिरकार वह समय आ ही गया जब लड़के वाले गांव में प्रवेश करते हैं। करीब 11 बजे के समय सत्य प्रकाश के घर के बाहर 3 गाड़ियां आकर रुकती हैं। सत्य प्रकाश तीनों गाड़ियों की तरफ हाथ जोड़ता हुआ बढ़ता है और गाड़ियों से निकलने वाले हर व्यक्ति को झुककर नमस्कार करता है। गाड़ियों से कुल 8 लोग आए थे, उसमें छोटे लाल जी, उनकी पत्नी सावित्री जी और उनके साथ चंदर भी था। दूसरी गाड़ी में छोटे लाल जी की बहन रुक्मणी और बहनोई नाथूलाल, और तीसरी गाड़ी में था विवेक अपने मामा रमेश चंद्र और मामी उषा के साथ। सभी मेहमान गाड़ी से उतरकर सत्य प्रकाश के पीछे पीछे चल दिए। सत्य प्रकाश ने सभी को कुर्सियों की ओर बैठने का इशारा करते हुए कहा, आइए बैठिए। सभी मेहमान कुर्सियों पर बैठ गए। उनके सामने मिठाइयाँ, नमकीन, बिस्किट आदि रखे गए। रजनी चाय लेकर आई तो सभी रजनी को देखते ही रह गए। विवेक कुछ शर्मा रहा था पर कभी कभी रजनी की तरफ देख लेता था। रजनी से मेहमानों ने बैठने को कहा पर उसको शर्म की वजह से सबके सामने कुर्सी पर बैठना उचित नहीं लगा, तो रजनी की माँ दौड़कर अंदर से चटाई ले आई और नीचे बिछा दी, जिस पर रजनी अपनी माँ और कुछ और महिलाओं के साथ नीचे बैठ गई। इसी बीच उसने विवेक को भी देख लिया था। सभी ने आराम से नाश्ता किया और फिर रजनी और सारी महिलाएं अंदर चली गई। विवेक और उसके मामा ने कहा कि हम थोड़ा गांव घूम कर आते हैं। तभी छोटे लाल जी ने सत्य प्रकाश को आवाज़ दी। तब से एक तरफ खड़ा था जो बुलाया और नथुलाल की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो भाई सत्य प्रकाश, ये विवेक के फूफा जी हैं, जो ये चाहेंगे वही होगा। हाँ में हाँ है, और इन्होंने ने कर दी तो फिर समझो ने है। सत्य प्रकाश तुरंत नाथुलाल के पास बैठ गया और जाकर नीचे बैठ गया। नाथुलाल जी बोले, देखो सत्य प्रकाश, मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है, इसीलिए शादी से पहले सारी बातें अगर साफ साफ हो जाएं तो अच्छा होगा। जी साहब, सत्य प्रकाश ने कहा। नाथुलाल जी ने रोब से कहा, कितने तक की शादी कर लोगे। सत्य प्रकाश कुछ बोल नहीं पा रहा था। वह बस कभी छोटे लाल जी को देख रहा था तो कभी नाथुलाल जी को। इतने में चंदर ने कहा, बोलो भैया, जो भी बात है साफ साफ कह दो, और फिर तुम कौन से कमी होने दोगे। शादी में बिटिया की शादी के लिए कुछ तो तैयारी करके रखी होगी, और फिर 20 बीघा खेत भी तो है। इतना सुनते ही नाथुलाल जी बोले, 20 बीघा खेत है तो फिर हम तो नाहक ही परेशान हो रहे थे, अब तो बस ये बात करो कि शादी कैसे निपटानी है। इतने में विवेक अपने मामा के साथ आ जाता है और दोनों पड़ी कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। नाथुलाल जी विवेक से पूछते हैं कि कैसा लगा गांव। विवेक कहता है कि फूफा जी, वैसे तो गांव अच्छा है, हर तरफ हरियाली, शुद्ध हवा और सीधे साधे लोग, पर यहाँ पर लोगों का रहन सहन, यहाँ की धूल उड़ाती सड़कें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। नाथुलाल जी ने कहा, तो फिर ऐसा करते हैं कि शादी शहर से ही करते हैं, क्यों, कैसा रहेगा सत्य प्रकाश। सत्य प्रकाश हाथ जोड़ते हुए कहा, जैसा आप कहें। इतने में विवेक ने अपने मामा के कान में कुछ फुसफुसाया। मामा जी थोड़ा सा मुस्कुराए और छोटे लाल जी से बोले, जीजा जी, मैं ये कह रहा था कि अगर लड़का और लड़की आपस में कुछ बात कर लेते और फिर बात आगे बढ़ाई जाए तो अच्छा होता।
छोटे लाल जी बोले, ठीक है, इसमें क्या हर्ज है, आखिर उन दोनों का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा। क्यों सत्य प्रकाश? सत्य प्रकाश ने कहा, जैसा आप कहें। और सत्य प्रकाश उठकर अंदर वाले कमरे की ओर गया, जहाँ पर सभी महिलाएं रजनी के पास बैठी थी। उसने गौरी को बाहर से ही आवाज़ दी, सुनो, सुनती हो क्या? गौरी तुरंत बाहर आ गई और बोली, हाँ जी बोलिए। सुनो, वो विवेक जी हमारी बिटिया से कुछ बात करना चाहते हैं, सत्य प्रकाश ने हिचकिचाते हुए कहा। गौरी सर पे हाथ रखते हुए कहा, हे भगवान, अब जाने क्या क्या नया रिवाज चलाओगे। आज से पहले हमारे ख़ानदान में कभी लड़का और लड़की ने शादी से पहले बात नहीं की। अंदर गांव की भी कुछ औरतें हैं, पूरे गांव में बदनामी हो जाएगी। सत्य प्रकाश ने कहा, अरे पगली, काहे की बदनामी, शहर में तो ये सब आम बात है। गौरी ने झुंझलाकर कहा, ये सब शहर के चोचले हैं, शहर में ही अच्छे लगते हैं। सत्य प्रकाश ने कहा, ओहो, क्या तू नहीं चाहती कि रजनी बिटिया की शादी एक बड़े घर में हो, जहां उसके सारे सपने पूरे हो सकें और उसे किसी चीज़ की मोहताजगी ना हो? गौरी ने कहा, कौन नहीं चाहेगा अपनी बिटिया की खुशी के लिए, फिर भी बिना कुछ सोचे बोल देती है। सत्य प्रकाश ने कहा। गौरी ने कहा, ठीक है, पर रजनी के साथ मैं भी रहूंगी। हे भगवान, जैसा तुम्हें अच्छा लगे करो। इतना कहते हुए सत्य प्रकाश वहां से चला गया। गौरी रजनी के पास गई और धीरे से रजनी के कान में कुछ कहा और हाथ पकड़कर उसे बगल वाले कमरे में ले गई। उस कमरे में एक बानों वाली एक चारपाई पड़ी थी, जिस पर एक चादर बिछाकर गौरी ने उस पर रजनी को बिठा दिया और अपने आप विवेक को बुलाने बाहर चली गई और सत्य प्रकाश को आवाज़ दी, सुनो जी, ज़रा विवेक जी को भेज दीजिए। विवेक ने भी सुन लिया था। यह सुनकर वह अपने आप खड़ा हो गया और गौरी की तरफ चल दिया। वह गौरी के नज़दीक पहुंचा तो गौरी कमरे की ओर चल दी और बोली, आओ बेटा। विवेक जैसे ही अंदर गया, उसे देखकर रजनी चरपाई से उतरकर खड़ी हो गई। विवेक ने रजनी को देखा तो देखता ही रह गया। वे भूल गया कि गौरी भी वहीं पर है। गौरी ने चरपाई की तरफ इशारा करते हुए कहा, बैठो बेटा। विवेक जैसे ही चरपाई पर बैठा, चरपाई की अदवाइन टूट गई और वह चरपाई के अंदर घुस गया। रजनी ने तुरंत विवेक की ओर हाथ बढ़ाया और उसको उठने के लिए सहारा दिया। विवेक उठ गया, पर रजनी का हाथ पकड़े खड़ा था और रजनी की आंखों में देख रहा था। रजनी भी विवेक की आंखों में देख रही थी। तभी गौरी की खांसने की आवाज़ ने दोनों का ध्यान भंग कर दिया। गौरी ने कहा, लगता है विवेक जी को चरपाई पर बैठने की आदत नहीं है। बेटा, चरपाई पर सिरहाने पर बैठते हैं, पैंतियाने पर नहीं। विवेक ने कहा, वो क्या है ने माँ जी, मेरे वहाँ पर चरपाई नहीं है, बेड है। अच्छा बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुर्सी लाती हूँ, कहकर बाहर चली गई। इतने में विवेक ने रजनी से पूछा, मैं आपको पसंद तो हूँ ने? रजनी ने शर्माई और बोली, जी। इतने में गौरी 2 कुर्सी ले आई और कमरे में डाल दी और बोली, बैठो बेटा। एक कुर्सी पर विवेक बैठ गया और दूसरी पर रजनी बैठ गई और गौरी वहीं पर चरपाई पर बैठ गई। अब विवेक की समझ में नहीं आ रहा था कि गौरी की मौजूदगी में वह क्या बात करे, इसीलिए बहुत देर तक वहां पर खामोशी छाई रही। इतने में विवेक के मामा ने बाहर से आवाज़ दी कि विवेक, तुम्हें जीजाजी बुला रहे हैं। विवेक तुरंत उठा, कमरे से बाहर निकलकर छोटे लाल जी के पास पहुंचा और बोला, जी पिताजी। छोटे लाल जी बोले, विवेक, मैं ये क्या कह रहा था कि तुम गाड़ी का कौन सा मॉडल बता रहे थे? विवेक ने सत्य प्रकाश की ओर देखा, जो कि अभी भी नाथूलाल जी के पास नीचे अत्यंत परेशान हालत में बैठा था। विवेक कुछ बोलने ही वाला था कि तभी नाथूलाल जी बोल पड़े, भाई विवेक, मेरी मानो तो ऐसा करो कि नगद ले लो और गाड़ी अपने मन से निकाल लेना। छोटे लाल जी की तरफ देखा, जिन्होंने हाँ में सिर हिला दिया। विवेक ने नाथूलाल जी की तरफ देखते हुए कहा, जैसा आप लोग तय करें फूफा जी, और मामा जी की ओर इशारा करते हुए कहा, मामा जी चलिए, हम घूम कर आते हैं। और विवेक अपने मामा के साथ चला गया। नाथूलाल जी ने सत्य प्रकाश से कहा कि देखो, गाड़ी के लिए नगद दे दो, अगर इनको इतनी महंगी वाली चाहिए होगी तो उसमें ये अपना रुपया मिला लेंगे, जैसा ठीक लगे। सत्य प्रकाश ने हाथ जोड़कर कहा, जैसे आप कहें। नाथूलाल जी ने फिर से कहा, और शादी शहर में करेंगे तो उसका इंतज़ाम भी हम ही कर लेंगे, तुम उसका भी नगद दे देना और उसके बाद जो भी लेना देना
हो वो नकद ही दे देना। तुम सिर्फ बिटिया और कुछ खास मेहमानों को लेकर आना, वहीं शादी निपटाकर अपने घर आ जाना। तुम्हारी सारी टेंशन हम ले लेते हैं, बस सत्य प्रकाश ने कहा। जी आपकी मेहरबानी है, पर कुल कितना रुपया चाहिए होगा? नाथूलाल जी ने कहा। देखो भाई, खर्चा तो बहुत हो जाएगा, पर तुम्हारी हालत देखते हुए तुम सिर्फ 15 लाख का इंतजाम कर लो, बाकी का हम देख लेंगे। क्यों छोटे लाल, ठीक है न? छोटे लाल जी ऐसे मूड से बोले जैसे कि डील कम में तय हुई हो। अब ठीक है जीजा जी, आपकी बात टालने की मुझ में हिम्मत कहाँ। फिर नाथूलाल जी ने सत्य प्रकाश की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम भी तो कुछ बोलो, 15 लाख तो इंतजाम कर ही लोगे? 15 लाख रुपये? सत्य प्रकाश ने सूखे गले में थूक का घूंट निगलते हुए कहा। तभी चंदन ने सत्य प्रकाश से कहा, भैया इधर आओ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सत्य प्रकाश और चंदन अंदर वाले कमरे में जा पहुंचे। वहीं गौरी भी आ गई। गौरी ने सत्य प्रकाश से पूछा, क्या बात हुई, कुछ मांग है क्या उनकी? सत्य प्रकाश ने कहा, पूरी शादी में 15 लाख का खर्चा है। हाय राम, 15 लाख? गौरी ने चौंकते हुए कहा। कह रहे हैं 15 लाख दे दो और शादी का पूरा इंतजाम वो कर लेंगे, सत्य प्रकाश ने गौरी को बताया। गौरी की आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, हम कहाँ से लाएंगे 15 लाख? मैं तो पहले ही कहती थी कि हमारे बस का नहीं है इतने बड़े घर में शादी करना। और वहीं बैठकर रोने लगी। इतने में चंदन ने कहा, भैया आप तो कह रहे थे कि वो खेत बेचकर बिटिया की शादी कर लेंगे। गौरी ने बीच में ही टोकते हुए कहा, तो क्या सब एक ही शादी में लुटा दें? और भी तो लड़कियां हैं, उन्हें क्या किसी कुएं में धक्का दे आए? सत्य प्रकाश ने चंदर से कहा। चंदर भैया, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। चंदर ने कहा, देखो भैया, मेरी मानो तो हाँ कर दो और खेत बेचकर बिटिया की शादी कर दो। मुझे तो इसी में तुम्हारे कई फायदे दिखाई देते हैं। गौरी ने चौंकते हुए कहा। फायदे? कैसे फायदे? चंदर ने कहा। देखो भाभी, पहली बात तो ये कि शादी के बाद उस घर में आपकी बेटी की सर्वे सर्वा होगी और वो जो चाहेगी वही होगा। अगर वो चाहेगी कि उससे छोटी बिटिया सोनिया की शादी भी उसी घर में हो सकती है, उनके छोटे बेटे सौरभ से। और फिर हम किस लिए हैं? हम भी बात करेंगे उनसे। गौरी ने कहा, वो तो ठीक है भैया, पर अगर खेत बेच दिए फिर अनाज कहाँ से आएगा? पेट कैसे पालेंगे बच्चों का? चंदन ने समझाते हुए कहा। अरे भाभी, उसकी चिंता क्यों करती हो? मैं जिस मिल में काम करता हूँ वहीं भैया को भी लगवा दूंगा। महीने के 20-25 हज़ार मिला करेंगे। आप लोग यहाँ का मकान बेचकर शहर में मकान ले लेना। यहाँ कहाँ गाँव में पड़े हो? आपका एक ही बेटा है, आपको शहर में अच्छे से स्कूल में पढ़ाओ लिखाओ। यहाँ गांव में रहकर क्यों उसका और अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो? गौरी ने सत्य प्रकाश की ओर देखते हुए कहा। भैया बात तो सही कह रहे हैं, चंदन ने सत्य प्रकाश की ओर देखकर कहा। और फिर तुम क्या समझते हो, शादी के बाद छोटे लाल जी तुम लोगों के लिए कुछ नहीं करेंगे? क्या तुम लोगों की गरीबी देखकर उनको शर्म नहीं आएगी? अरे बड़े पेड़ हैं वो, बहुत बड़े। मैं तो कहता हूँ कि उनकी छाया में पहुँच जाओ, जिंदगी सफल हो जाएगी। सत्य प्रकाश ने चंदर की तरफ देखा और फिर कहा, बात तो सही कह रहे हो, फिर भी न जाने क्यों डर लग रहा है। इसमें डरने की क्या बात है, मैं हूं न आपके साथ, चंदन ने कहा। सत्य प्रकाश ने गौरी की तरफ देखा और पूछा। फिर गौरी ने कहा, फिर क्या भैया, जो कह रहे हैं वही किया जाए, और क्या। और फिर सत्य प्रकाश ने यह फैसला लिया है कि वह उनकी सारी बातें मानेगा और खेत बेचकर जो पैसा आएंगे उनसे बिटिया की शादी करेगा। चंदर और सत्य प्रकाश बाहर आए और छोटे लाल जी को बोल दिया कि उनको 15वें दिन 15 लाख रुपए मिल जाएंगे और फिर शादी की तैयारियां शुरू की जाएंगी। सभी मेहमानों को खुशी खुशी विदा किया गया। खेत बेचने के लिए सत्य प्रकाश की बात श्याम मनोहर से पहले ही हो चुकी थी, इसीलिए सत्य प्रकाश ने 80,000 रुपये बीघा के हिसाब से 16 लाख रुपये का खेत बेच दिया। उसने शहर से चंदर को बुला लिया था। जब श्याम मनोहर ने 16 लाख रुपये दिए तो सत्य प्रकाश ने 15 लाख रुपये चंदर को देते हुए कहा, ज़्यादा रुपये गांव में रखना ठीक नहीं है, तुम आज ये रुपये शहर में ले चलो, मैं कल आऊँगा, फिर हम दोनों छोटे लाल जी को रुपये देने चलेंगे। चंदर रुपये लेकर शहर चला गया। अगले दिन जब सत्य प्रकाश शहर जाने के लिए तैयार हो रहा था तब गौरी ने कहा, सुनो जी, क्या मैं भी आपके साथ शहर चल सकती हूँ? मैं भी तो देखूँ अपनी
रजनी बिटिया की ससुराल। सत्य प्रकाश ने कहा, हाँ क्यों नहीं। और फिर दोनों शहर पहुंच गए। जब दोनों चंदर के घर पहुंचे तो वहां पर ताला पड़ा था। आस पड़ोस में मालूम किया तो पता चला कि चंदर कल ही मकान छोड़कर कहीं चला गया है। सत्य प्रकाश के दिल में घबराहट होने लगी, पर उसका दिल यह मानने को तैयार नहीं था कि चंदर उसको धोखा दे सकता है। गौरी की आंखें नम हो गई थी, पर वह भी जुबान से कुछ नहीं बोल रही थी। इसीलिए सत्य प्रकाश वहां से तुरंत छोटे लाल जी के घर पहुंचा। वहां पर जब छोटे लाल जी ने चंदर और 15 लाख रुपये के विषय में पूछा तो पता चला कि चंदर वहां भी नहीं पहुंचा था और न ही उसने रुपये पहुंचाए थे। वो लुट चुके थे। कुछ देर तक दोनों स्तब्ध खड़े रहे। फिर गौरी जोर जोर से रोने लगी और सत्य प्रकाश उसको चुप कराने का प्रयास करने लगा। उसकी आंखों से भी आंसुओं की धारा बह रही थी। छोटे लाल जी और सावित्री जी दोनों को खड़े देख रहे थे। गौरी अचानक दोनों की ओर लपकी और उनके पैरों में गिर गई और कहने लगी कि मेरी बेटी को अपना लो साहब, हम बर्बाद हो गए, हमारा सब कुछ लुट गया। गौरी दोनों के पैरों में पड़कर गिड़गिड़ाई थी और कभी अपनी साड़ी का पल्लू उनके आगे फैलाती और उनसे अपनी बिटिया की शादी का आग्रह कर रही थी, पर उन दोनों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। थोड़ी देर देखने के बाद छोटे लाल जी ने सत्य प्रकाश के पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, तुम्हारे साथ जो भी हुआ बुरा हुआ, अब घर जाओ, अपने बच्चे देखो और अपनी घरवाली को संभालो और अपनी बिटिया के लिए कोई अपनी हैसियत का लड़का देखकर शादी कर देना। सत्य प्रकाश एकदम छोटे लाल जी की तरफ देखता रह गया। वे समझ गया था कि छोटे लाल जी क्या कहना चाहते हैं। वे गौरी की तरफ बढ़ा और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसको उठाया और उसको चलने का इशारा किया। गौरी सत्य प्रकाश का सहारा लेती हुई घर के बाहर चलने लगी। कुछ ही देर में दोनों गांव के जाने के लिए बस स्टैंड पर पहुंच चुके थे। बस आने में अभी कुछ समय था। सत्य प्रकाश ने गौरी को वहीं एक सीट पर बिठा दिया और बोला, मैं अभी आता हूं, और बस अड्डे से बाहर आ गया। बाहर शहर की चहल पहल थी। जिसको देखो भागा जा रहा था। इतनी व्यवस्था कि किसी को किसी का ध्यान नहीं। वे वही शहर है जहाँ पर जीने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है सब आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। पर आज सत्य प्रकाश की आंखें जिस चीज़ को ढूंढ रही थी वे जीने के लिए नहीं बल्कि अपना जीवन समाप्त करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। वैसे तो जीवन नष्ट करने के लिए वही जहर काफ़ी होता है जो चंदर जैसे आस्तीन के सांप के भीतर होता है, पर इस शरीर से प्राणों का निकलना इतना आसान नहीं होता है। थोड़ा सा खोजने के बाद सत्य प्रकाश एक जहर की पुड़िया ले लेता है और अपनी जेब में रखकर गौरी के पास लौट आता है। कुछ ही देर में बस आ जाती है और दोनों गांव आ जाते हैं। दोनों के घर पहुंचते ही बच्चे उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। सोनू दौड़कर माँ के पैरों से लिपट जाता है, जिसे दुलार देकर गौरी अपने पास बिठा लेती है। रजनी दोनों के लिए गिलास में पानी ले आती है। सत्य प्रकाश अपना कुर्ता उतारकर रजनी को पकड़ा देता है और रजनी के हाथ से पानी का गिलास लेकर रजनी की तरफ ध्यान से देखने लगता है। बड़ी मुश्किल से अपने को संभालता है और अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान भरने की कोशिश करता है। तभी पास बैठा सोनू कहता है कि माँ मेरे लिए शहर से क्या लाई हो। गौरी कहती है कि बेटा जल्दी में थी इसीलिए कुछ भी लाना भूल गई। जा रजनी दीदी से पैसे ले ले और बिस्कुट लेकर खा ले। सोनू रजनी की तरफ जाता है और रजनी सत्य प्रकाश के कुर्ते की जेब से कुछ पैसे निकालकर सोनू को दे देती है। सोनू सोनिया, मीना और रीना के साथ बिस्कुट लेने चला जाता है। शाम के 7 बज चुके थे। रजनी ने दोनों से खाने के लिए पूछा, तभी उसने गौरी की तरफ देखा। गौरी की आंखों में आंसू बह रहे थे। रजनी उसके पास गई और पास में बैठ गई और आंसू पोंछते हुए बोली, क्या हुआ माँ? गौरी ने कहा, बिटिया हम बर्बाद हो गए। चंदर सारा रुपया लेकर भाग गया और अब तुम्हारी शादी भी मना हो गई है। हमें माफ़ कर दे बिटिया। गौरी ने रजनी को गले लगा लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। पास बैठा सत्य प्रकाश भी रोने लगा। रजनी ने दोनों को गले लगा लिया। इतने में बच्चे भी आ गए। तीनों ने अपने अपने आंसू पोंछे और फिर रजनी खाना बनाने के लिए चली गई। रात को सभी ने साथ बैठकर खाना खाया। सत्य प्रकाश और गौरी के मुंह में खाना नहीं चल रहा था। रजनी देख रही थी कि दोनों बहुत परेशान हैं। सभी को खाना खिला दिया पर रजनी ने खाना नहीं खाया। सोते समय जब रजनी सत्य प्रकाश के पास गई तब सत्य प्रकाश ने रजनी के हाथ में बचा हुआ 1 लाख रुपया रख दिया और कहा, बेटा इस घर में सबसे समझदार तू ही है, तू अपने हिसाब से इसको खर्च करना। लेकिन पापा मैं कैसे? रजनी ने कहा। सत्य प्रकाश ने कहा,
बिटिया तू पढ़ी लिखी है, तू भला बुरा सोच सकती है। इतने में गौरी आ गई तो सत्यप्रकाश शक सा गया। रजनी सत्यप्रकाश के गले लगकर रोने लगी। गौरी और सत्यप्रकाश भी रोने लगे। कुछ देर बाद रजनी वहां से चली गई और गौरी सत्यप्रकाश कुछ देर बात करते रहे। बाद में रात के लगभग 2 बजे जब गौरी सो गई, सत्यप्रकाश अपना जीवन समाप्त करने के लिए उठा और फिर बैठकर विचार करने लगा। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वे उठा और धीरे धीरे खूंटी से टंगे अपने कपड़ों की ओर बढ़ा। उसने जैसे ही कुर्ते की जेब में हाथ डाला तो चौंक गया। कुर्ते की जेब से जहर की पुड़िया गायब थी। उसने अपने सारे कपड़े देख डाले पर जहर की पुड़िया कहीं नहीं मिली। थक हार कर सत्यप्रकाश बैठ गया और सोचने लगा कि हाय रे किस्मत, लगता है कि अभी जीवन में और भी ठोकरें खाना लिखा है, जो जहर की पुड़िया भी कहीं गिर गई। फिर वह लेटने लगा। जैसे ही वह लेटा उसको याद आया कि उसने कुर्ता रजनी को दिया था, जिसकी जेब से रजनी ने सोनू को पैसे दिए थे। सत्यप्रकाश अचानक चिल्लाया, रजनी, जिससे गौरी की आंख भी खुल गई और वह भी उधर दौड़ पड़ी जिधर सत्यप्रकाश दौड़ कर गया था। जब सत्यप्रकाश वहां पहुंचा जहां रजनी लेटी थी तो उसने देखा कि रजनी के मुंह से झाग निकल रहा था। वह अपने पापा के हिस्से का सारा जहर पी चुकी थी। उसके हाथ के पास ही खाली जहर की पुड़िया और एक चिट्ठी पड़ी थी जिसमें रजनी ने लिखा था, पापा, इस परिवार को मुझसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत है। गौरी रजनी से लिपट कर रोने लगी और सत्यप्रकाश बेसुध एक तरफ बैठ गया। पास पड़ोस के लोग रोना सुनकर इकट्ठा होने लगे। सुबह होने तक बात आसपास के दूसरे गांवों तक फैल गई। रजनी को देखने के लिए ढेर सारे लोग इकट्ठा हो गए। सभी की आंखें नम थी। किसी परिचित को देख गौरी रजनी के सिर को उठाती और विलाप करती हुई कहती, उठ बिटिया, देख, तुझे देखने कितने लोग आए हैं। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।